नमस्कार दोस्तों, आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन पहले से ही लड़ा रहे हैं। अब रशिया वालों ने जापान को नए प्रकार की धमकी देना शुरू कर दिया कि जापान वालों, तुम ये बात ना सोचो कि हमारा ध्यान केवल यूक्रेन वार की तरफ है, बल्कि तुम्हारे ऊपर भी पैनी नजर है, क्योंकि तुमने जापान के अंदर पहले से ही जो अमेरिकी सेना लाकर बिठा रखा है और अमेरिकी सेना किस प्रकार की हलचल करती है उसके ऊपर पूरी हमारी नजर है। और इसी वजह से रशिया ने जापान के नजदीक जो इसका क्षेत्र लगता है उन सैन्य अड्डे में नए प्रकार के सेना की भर्ती शुरू कर दी और नए प्रकार के फाइटर जेट की तैनाती शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, क्या जापान और रशिया के बीच में नई नई दुश्मनी शुरू हो रही है और इस दुश्मनी के पीछे की वजह अमेरिका है, या ये बहुत सालों से ही लड़ाते आ रहे हैं, जिसे लेकर एक बार फिर से नया तनाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये दुश्मनी पुरानी है या फिर नई है, किन बातों को लेकर इनके बीच में दुश्मनी है, और अगर इन दोनों देशों के बीच में लगातार तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है, तो इसका बहुत बड़ा असर भारत की तरफ भी देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी जानकारी को। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, आज है 12 फरवरी और आज ही दोपहर में खबर निकल के आती है कि रशिया ने जापान के नजदीक सबसे घातक फाइटर जेट की तैनाती अचानक से शुरू कर दी। अब यहाँ पर हथियारों की तैनाती तो हो रही है, पर इसके साथ साथ सैनिकों की तैनाती तक बढ़ा दी है, जिसे जापान को चेतावनी के रूप में देखना चाहिए। अब सबसे पहले आप जरा मैप में देख लीजिए कि रशिया कहाँ है और जापान कहाँ है। अगर हम मैप में चले तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में जो ग्रीन कलर में आपको बड़ा सा इलाका दिखाई दे रहा है ये है रशिया, और रशिया में जस्ट इस तरफ अगर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा जापान। अब रशिया का ये जो आखिरी द्वीप है, यानी कि आखिरी छोर जो है जहां पर बड़ा सैन्य अड्डा बना हुआ है, जिसे कामचटका कहा गया है। क्या बोलते हैं? कामचटका। रशिया का आखिरी छोर है कामचटका। जैसे ये खत्म होता है उसके बाद छोटे छोटे से द्वीप यहाँ पर आते हैं, और उन द्वीप का जैसे ही समापन होता है उसके बाद में जापान की सीमा यहाँ शुरू हो जाती है, यानी कि जापान आ जाता है। अब इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई की वजह है ना, वो ये है, यानी कि यहाँ पे जो छोटे छोटे से द्वीप हैं उन्हें ही लेकर ये आपस में लड़ाते रहते हैं। जापान बोलता है ये द्वीप हमारे हैं, रशिया बोलता है ये द्वीप हमारे हैं, और इसी वजह से दोनों देशों ने इन द्वीपों के अलग अलग नाम भी रख रखे हैं। यहाँ पर अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया, ये रशिया की अंतिम सीमा, और उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे होंगे द्वीप, जिनको रशिया बोलता है कुरिल आइसलैंड। क्या बोलता है? कुरिल आइसलैंड, यानी कि कुरिल द्वीप बोलता है। और जापान की बात करें तो जापान बोलता है हमारे 4 दक्षिणतम द्वीप हैं, जिसे नॉर्थर्न टेरिटरी हम कहते हैं। क्या बोलता है? नॉर्थर्न टेरिटरी बोलता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वजह यह है कि रशिया इनको अपना बताता है, क्योंकि अमेरिका की वजह से। अब अमेरिका की वजह से कैसे? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जापान, ये दिख रहा है ना जापान। अब इस जापान के अंदर एशिया का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा मौजूद है, किसका? अमेरिका का। अगर बाई चांस रशिया यहाँ पर इन द्वीपों पर अपना हक छोड़ भी दे, बोल दे भाई ठीक है जापान छोटा देश है, जापान को जरूरत है उसको दे देते हैं, ठीक है, अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि रशिया इन द्वीपों पर अपना हक छोड़ देता है, अगर हक छोड़ता है तो जापान की सीमा कहाँ तक आकर लगेगी? फिर यहाँ तक आकर लगेगी, और जैसे ही जापान की सीमा यहाँ तक बढ़ेगी, मतलब जापान के अंदर बैठे हुए अमेरिकी सैनिक भी इस तरफ बढ़ेंगे, और वो किसके साथ पास में आ जाएंगे? बिल्कुल रशिया के पास में आ जाएंगे। और इस बात को रशिया कभी स्वीकार नहीं करेगा कि अमेरिका की सेना उसके बिल्कुल दरवाजे पर आकर बैठ जाए, और इसी वजह से दोनों आपस में कहीं ना कहीं लड़ाते रहते हैं। अगर इसको हम थोड़ा और जूम करें तो ये द्वीप कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के दिखाई देते हैं। अब अगर हम बहुत साल पुरानी बात में चलें तो आप जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि जब देश बन रहे थे और कई सारे देश आपस में सीमाओं का बंटवारा कर रहे थे कि भाई यहाँ तक इस देश की सीमा है, यहाँ तक इस देश की सीमा है, यानी कि सीमा तय की जा रही थी हर एक देश की,
वो दौर था 1855 का। और 1855 में जब रशिया और जापान के बीच में भी एक शांति वार्ता के तहत कह दिया गया कि जापान की सीमा यहाँ तक है, रशिया की सीमा यहाँ तक है, तो 1855 में एक संधि हुई थी। उस संधि के अकॉर्डिंग कहा गया कि ये जो जापान, यहाँ तक जापान है, जापान से ऊपर में जो 4 द्वीप हैं वो 4 द्वीप हम दे देते हैं जापान को। और उन 4 द्वीप का जैसे ही समापन होता है और उसके बाद जो छोटे छोटे से द्वीप शुरू हो रहे हैं वो हम दे देते हैं रशिया को, है ना। रशिया को देने की बात यहाँ पर कर दी गई और 1855 में उस संधि पर सिग्नेचर कर दिया गया जिसे शिमोदा संधि कहा गया। जापान भी यहाँ पर खुश था क्योंकि उसे 4 द्वीप मिल गए और रशिया भी यहाँ पर खुश था क्योंकि उसके आस पड़ोस के जो द्वीप उसे चाहिए थे वो यहाँ पर मिल गए थे। समय बीता, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन रशिया के माइंड में फिर से आया कि यार हमने वो जो समझौता किया वो सही है या फिर गलत है, हमने अच्छे वाले द्वीप तो कहीं उसको नहीं दे दिया। इसके लिए रशिया ने एक बार फिर से जापान को याद किया। जापान और रशिया की एक बार फिर से 20 साल बाद मुलाकात होती है, यानी कि 1855 की संधि के बाद सब कुछ सही चल रहा था। 1875 का दौर आता है और 1875 में रशिया और जापान की एक बार फिर से संधि होती है जिसे सेंट पीटर्सबर्ग संधि कहा गया। इस संधि के अकॉर्डिंग रशिया ने बोला कि जो द्वीप मेरे पास में है वो दे देता हूं मैं तुमको, और जो तुम्हारे पास द्वीप है वो ले लेता हूं मैं। यानी कि कुरिल द्वीप जापान को दे दिया जो कि रशिया के पास में था, और सखालिन द्वीप जो था, जो कि जापान इसका उपयोग कर रहा था, जापान ने किसको दे दिया? रशिया को दे दिया। भाई यहाँ पर जापान भी मान गया, रशिया भी मान गया, सब कुछ सही चल रहा था। आपस में द्वीपों का बंटवारा हो गया। ये द्वीपों का बंटवारा हुआ, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कुरिल द्वीप। यानी कि यहाँ तक कौन आकर बैठ गया? रशिया आकर बैठ गया। रशिया ने बोल दिया ठीक है अब ये हमारे, और जापान को बोल दिया ये वाले द्वीप तुम्हारे। ठीक है भाई, बंटवारा हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, अब तक किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है। अचानक से रशिया के माइंड में आता है कि हमने फिर गलती तो नहीं कर दी, ऐसी गलती तो हमको नहीं करना चाहिए। एक काम करते हैं, सारे द्वीप पर कब्जा कर लेते हैं। और सारे द्वीप पर कब्जा करने के लिए 1905 में रशिया ने जापान के ऊपर अटैक कर दिया। पर वो भूल गया था रशिया कि वो चाहे आकार में बड़ा हो पर जापान ताकत में बड़ा है, क्योंकि वो छोटा सा देश भले ही है, वो देश जिसने कोरिया तक पे राज कर दिया, जापान ने राज किया है कोरिया पर, वो देश जिसने चाइना तक पे राज किया, वो रशिया से हार जाएगा क्या? और इस वजह से 1901 में जैसे ही रशिया ने जापान के ऊपर हमला किया, जापान ने खुलेआम लड़ाई शुरू करी और इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी कि रशिया को अपने कदम पीछे हटाने पड़े, और जो बात जैसी थी वो वैसी की वैसी रही। यानी कि जो द्वीप अब तक जापान के पास था वो जापान के पास, और जो द्वीप रशिया के पास था वो रशिया के पास में था। जापान चाहता तो सारे द्वीप के ऊपर उसका कब्जा कर सकता था, पर इसने नहीं किया। वहीं सारी वार्ता शांत हो गई, पर रशिया अंदर ही अंदर गुस्से की आग में जलता रहा कि हमको जापान ने हरा दिया, एक छोटे से देश ने बड़े देश को हरा कैसे दिया, और वो द्वीप जिनके ऊपर हमारी नजर है, आज नहीं तो कल हम उसे लेकर रहेंगे। समय बीता और 1939 के बाद कौन से वार की शुरुआत हुई? सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। और जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई, जापान बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था, लड़ाई लड़ रहा था, सब देश अपने हथियार डाल चुके थे, पर जापान हथियार डालने वाला नहीं था। और उसी बात को देखते हुए अमेरिका ने गुस्से में आकर क्या कर दिया? जापान के ऊपर परमाणु हमला कर दिया। जैसे ही जापान के ऊपर परमाणु हमला हुआ, यानी कि जापान की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी, जापान पूरी तरीके से टूट चुका था। 1 महीने पहले जैसे ही अमेरिका ने हमला किया, जापान टूट गया, बिखर चुका था, और उसी का फायदा उठाते हुए रशिया ने अगस्त के महीने में अटैक कर दिया जापान के ऊपर। जैसे ही जापान के ऊपर अटैक किया, और अटैक जैसे किया तो उन द्वीपों के ऊपर अपना हक जता दिया। क्या कर दिया? सारे के सारे द्वीपों पर किसका हक हो गया? रशिया का हक हो गया, क्योंकि रशिया उस समय अकेला नहीं है, यूएसएसआर था, सोवियत संघ था पूरा का पूरा, और उसने जैसे हमला किया, जापान के पास जो द्वीप थे उसको भी ले लिया, रशिया के पास में जो द्वीप थे वो उसके पास में ऑलरेडी रह गए, और रशिया यहाँ पर मानने लगा कि हम यहाँ पर जीत चुके हैं, अब कानूनी रूप से ये सारे द्वीप हमारे हैं, जापान को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम जापान में इसने हिम्मत नहीं बची थी कि वो एक बार फिर से उनके साथ में मुकाबला कर सके। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा है, जापानी सेना परेशान हो रही है, जापान के लोग आज भी ये बात मानते हैं कि रशिया ने उनके साथ गलत किया है, रशिया
का जो द्वीप था उसको भी छीन लिया, बल्कि एक संधि के अकॉर्डिंग कह दिया गया था कि हम आपस में बंटवारा कर रहे हैं तो फिर युद्ध करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। जबकि इन्होंने एक्सचेंज करने के लिए हमको बुलाया तो भी हमने इस बात को मान लिया, तो ये बात तो रशिया को नहीं करना था। ठीक है भाई, समय बीता। उसके कुछ समय बाद 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार का समापन होता है, और समापन होने के बाद में बड़े बड़े देशों की एक संधि होती है जिसे याल्टा की संधि कहते हैं। बड़े बड़े देश कौन से हैं? जिसमें अमेरिका शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, रशिया यानी कि यूएसएसआर शामिल था, कई सारे बड़े देश शामिल थे। और उस समय कई सारे देशों की और भी सीमा निर्धारण की जा रही थी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे देश का जन्म हो रहा है, क्योंकि पहले केवल कोरिया था, है ना, और ये टूट कर बन गया दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, है ना, वो भी अमेरिका की मेहरबानी है। तो ऐसे करके सीमा तय की जा रही है, और उन्हीं सीमा तय करने के बीच में रशिया एक बात बोल देता है कि उन द्वीपों के ऊपर जो मैंने यहाँ पर कब्जा किया है ना, उन्हें हम वैध रूप से मानेंगे, क्योंकि ये हमारा ही हिस्सा है। अब तक हमने भूल में जापान को दे दिया था, इसलिए आप इस बात को बोल दो कि हाँ सही है। तो वहाँ अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया, ब्रिटेन ने भी सपोर्ट कर दिया और बोल दिया कि रशिया का ही यहाँ पर वास्तविक हक था और रशिया ने ले लिया है, यहाँ पर जापान को दुश्मनी पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। और आज भी जापान खुले तौर पर बोलता है कि कानूनी रूप से वो हिस्सा हमारा है, हमारे हिस्से के ऊपर आपने कब्जा कर रखा है और ये अवैध है, इसे आपने वैध कैसे घोषित कर दिया है। अब इसी बात को लेकर ये आपस में लड़ाते आए हैं, कई वर्ष से लड़ा रहे हैं। अब इन्हीं बातों को लेते हुए रशिया ने अभी हाल ही में जवाब दिया था। कब जवाब दिया? अभी हाल ही में कुछ महीने पहले, जब जापान की प्रधानमंत्री है ना तकाइची, उन्होंने रशिया के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध को लेकर समर्थन किया, रशिया के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। उन्हीं बातों को लेकर रशिया ने कहा कि जापान को हमारे साथ में दुश्मनी मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात, 70 सालों से हमने उनके ऊपर राज किया है, मतलब उस वाले इलाके में ये जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, यानी कि छोटे छोटे से द्वीप हैं, वहां 70 साल से हम राज कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर रशिया का सैन्य अड्डा भी मौजूद है, एक बड़ा सैन्य अड्डा भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि जापान के अंदर बैठी हुई अमेरिकी सेना को कंट्रोल भी तो करना है। तीसरी बात, यहाँ पर रशिया ने बड़ी बड़ी कॉलोनी तक बना दी है, यानी कि लोगों को लाकर बसा दिया है, तो अब वहां से उनको खाली किया ही नहीं जा सकता। और तीसरी सबसे बात कि अगर आपने किसी देश के साथ में युद्ध लड़ा और युद्ध में अगर उससे जीत लिया तो वो हिस्सा आपका हो जाएगा। ये तो भारत के इतिहास में भी आप जाकर देख सकते हैं। जब कोई देश बहुत ज्यादा कमजोर होता है, यानी कि रियासतों के टाइम की बात करें, जब मुगल आए थे, है ना, मुगलों ने बहुत सारे को ऊपर राज किया, बोल दिया कि हमने युद्ध में जीता है इसलिए ये हिस्सा हमारा है। यही बात रशिया यहाँ पर दोहरा रहा है कि हमने आपसे युद्ध किया और युद्ध में जीत लिया, इसलिए वो हिस्सा हमारा है, वो तुम्हारा नहीं है। इस बात को इसने यही खत्म कर दिया, बल्कि इसकी वास्तविक हकीकत आप सुनिए कि इन द्वीपों को लेकर ये आपस में लड़ा क्यों रहे हैं, उसके पीछे की असली वजह को आप जरा जानिए। ये दोनों देश आपस में लड़ा रहे हैं, उसकी पहली वजह है, अगर उन द्वीपों को रशिया छोड़ देता है तो प्रशांत महासागर के अंदर उसकी एंट्री पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्हीं द्वीपों की वजह से वो आगे बढ़ पाता है। दूसरा, एक द्वीप निर्धारित करता है कि देश की सीमा कहाँ तक है। यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा देश भारत है, जैसे, है ना, भारत का ये है अंडमान निकोबार, तो यहाँ से आगे 200 मील समुद्री इलाका किसका है? भारत का है। अगर ये द्वीप नहीं है तो केवल ये भारत है, और इसी भारत के इस छोर से केवल 200 मील का इलाका भारत का होगा। मतलब ये जो अंडमान निकोबार के आसपास की जो इतना पानी वाला क्षेत्र है ना, वो पहले से ही भारत का है, और यहाँ जो द्वीप है उन द्वीप से तय किया जा रहा है 200 मील इधर 200 मील इधर, किसका हो गया? भारत का हो गया। तो यही द्वीप जो है डिसाइड करते हैं कि सीमा कहाँ तक है। तो इन द्वीपों की वजह से सीमा कहाँ तक लग रही है? बिल्कुल जापान के सिर मत्थे तक रशिया की सीमा लगती है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर तेल और गैस के भंडार होने का अनुमान है कि इन द्वीपों के अंदर तेल और गैस भी निकाला जा सकता है। तीसरा, अमेरिका को नियंत्रित करना बड़ा जरूरी है रशिया के लिए, और इसी वजह से वो यूक्रेन की भी बैंड बजा रहा है कि यूक्रेन ने कैसे बोल दिया था नाटो देशों के साथ में मिल जाएगा। वो अमेरिका के साथ में दुश्मनी मानता है और अमेरिकी सेना को कभी नहीं चाहेगा को दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। अमेरिका को रोकने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए इन द्वीपों पर उसका हक जताना बड़ा जरूरी है। और इसके अलावा सबसे
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हीं द्वीपों के आसपास से व्यापार किया जाता है। तो व्यापार की जगह भी यहाँ है, यहाँ से वो अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते आया है। और यही बात रशिया सोचता है और यही बात जापान भी सोचता है कि अगर वो द्वीप हमारे पास आ जाए तो हम क्या से क्या नहीं कर सकते। इसके लिए जापान की जनता भी कई बार बोलती आई है कि वो जगह हमारी है, रशिया ने जबरन वहां पर कब्जा कर रखा है, बल्कि रशिया बोल रहा है हमने युद्ध में जीता है इसलिए हम यहाँ पर नहीं देंगे। और इसी वजह से इसने यहाँ पर Su-57 को तैनात करके जापान को खुले तौर पर संदेश दिया है कि तुमने जो जापान के अंदर अमेरिकी सेना को लाकर बिठा रखा है, क्योंकि अमेरिका में एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि अमेरिका का एशिया का सबसे बड़ा जो सैन्य अड्डा किसी देश के अंदर मौजूद है तो वो अकेला जापान है। तो आपने जो अमेरिका की सेना को लाकर बिठा रखा है, इसलिए ये मत सोचना कि केवल यूक्रेन की तरफ हम ध्यान लगा रहे हैं, बल्कि यूक्रेन से ज्यादा तुम्हारी तरफ हमारी नजर है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी नए प्रकार के फाइटर जेट को यहाँ पर तैनात कर दिया। अभी हाल ही में जापान के अंदर क्या किया गया है, F-35 जो कि अमेरिका का स्टेल्थ विमान है, और इससे पहले वाला विमान जो है F-22 रैप्टर, इसको भी ऑलरेडी जापान के अंदर तैनात कर रखा है। और कहाँ पर, इन द्वीपों के आसपास, यानी कि ये जो ऊपर इसके सिर मत्थे पर जहाँ पर रशिया की सीमा लगती है ना, उन इलाके में अमेरिका के विमान पहले से ही तैनात है। इस वजह से रशिया ने यहाँ पर इन विमानों की तैनाती लगातार बढ़ाने का काम किया है। अब आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर रशिया सही है या फिर जापान सही है? क्योंकि हमेशा जापान ने रशिया के खिलाफ कई प्रकार का जहर उगलने का काम किया। अभी तक दोनों देश चाहे भले ही कितनी बार कितने ही मंच पर मिल चुके हैं, पर दोनों के बीच में आज भी शांति वार्ता नहीं हो पाई है, आज भी शांति कायम नहीं हो पाई है। और उसके पीछे की वजह यही द्वीप है। क्या ये द्वीप को छोड़ देना चाहिए पुतिन को? क्या ये द्वीप तकाइची को छोड़ देना चाहिए? आप जो भी सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि अभी जैसे ही यहाँ की जापान की प्रधानमंत्री है, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने कई बार स्टेटमेंट दे दिया है पुतिन के खिलाफ, आर्थिक प्रतिबंध लगाने को लेकर भी कई बार समर्थन किया है। आप जो भी सोचते हैं इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में जरूर से अपनी राय को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये सही है या फिर गलत। क्या इन द्वीपों को लेकर फिर से समझौता हो जाना चाहिए और जो द्वीप पहले से जापान को थोड़े बहुत मिले हुए थे वो मिल जाने चाहिए, या फिर पूरा अधिकार रशिया का होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अगर आप जनरेटिव AI को सीखना चाहते हैं तो जरूर से इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाकर टैप कीजिएगा और ऐसा फॉर्म ओपन होगा जिसमें नाम लिखना है, ईमेल आईडी डालना है, फोन नंबर। जैसे ही फोन नंबर डालोगे तो OTP आ जाएगा, उस OTP पे क्लिक करना, OTP डालना है और उसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है जिसका नाम है नारी100। जैसे ही नारी100 कोड का इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि आज का जमाना AI का जमाना है और इसके लिए जरूर से सीखिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर 20 से ज्यादा AI टूल देने वाले हैं। 40 घंटे की क्लास मिलेगी, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा जिसे लेकर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर जा सकते हैं, जिसमें थंबनेल, वीडियो एडिटिंग, कोई जनरेटेड पिक्चर्स वगैरह सब कुछ आप यहाँ पर बना पाएंगे। तो जरूर से इसको ले लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।